अच्छा जी, we're gonna study about gene expression. अभी की क्लास में we do the gene expression in prokaryotes, जिसको हम लैकोपेरॉन के नाम से भी जानते हैं. एंड रात को इंशाल्लाह we would be doing the gene expression in eukaryotes. gene expression होता क्या है? gene expression कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये एक सिंपल सी टर्म है जो कि आप लोग एएस में पढ़कर आए होते हो. ठीक है, इट्स सिंपली हाउ जीन क्या होती है. जीन की डेफिनेशन हम जो पढ़ के आते हैं, जीन इज बेसिकली द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. सो जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है तो वो सिंपली अपना पॉलीपेप्टाइड बनवा रही है या बना रही है. ठीक है, सो जीन एक्सप्रेशन इज सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस. क्योंकि जीन का क्या काम होता है? जीन का काम होता है कि वो उसका जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उससे एक पॉलीपेप्टाइड बने. So gene expression in the simplest terms is the protein synthesis. Now, हमारे पास क्या हर वक्त हर पॉलीपेप्टाइड बन रहा होता है? क्या हर वक्त हर प्रोटीन बन रहा होता है? ये चीज हम एएसएम में डिस्कस करते हैं दैट जब किसी प्रोटीन की जरूरत होती है वो तब बनता है. अच्छा, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त बन रहे होते हैं, उनका जीन एक्सप्रेशन हर वक्त हो रहा होता है. कुछ जीन्स के प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जरूरत के तहत बनते हैं. वो अननेसेसरली हर वक्त नहीं बन रहा होते, दे आर ओनली मेड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. सो हमारे पास जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस इज अ रेगुलेटेड प्रोसेस. रैंडमली नहीं हो रहा होता, इट इज अ कंट्रोल्ड, इट इज अ रेगुलेटेड प्रोसेस. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, मैं आपसे, हमने पढ़ा था अभी होम्योस्टेसिस में, वी स्टडीड अबाउट हॉर्मोन्स, राइट? एंड वी सेड कि हमारे पास जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, अल्फा सेल्स हमारे पास ग्लूकागॉन बनाते हैं. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. क्या इसका मतलब है कि हमारे पास अल्फा सेल्स जो हैं उनके पास ग्लूकागॉन की जीन है और हमारे बीटा सेल्स के पास ग्लूकागॉन की जीन नहीं है? इज डज दैट मीन दैट वे? नो. हमारे पास हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारे जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, हम सारे सेल्स का जो डीएनए है वो सेम है. आप स्किन का सेल ले लो, आप हेयर सेल ले लो, आप मसल सेल ले लो, आप कोई भी सेल अपनी बॉडी का ले लो, मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ. हमारे जो सेल्स हैं उनका डीएनए तो सेम है ना. वी ऑल हैव द सेम डीएनए. वी वी ऑल हैव द सेम डीएनए का मतलब वी ऑल द सेल्स हैव द सेम डीएनए. डेफिनेटली इंडिविजुअल्स का डीएनए फर्क होता है. ऑल सेल्स पोजेस द सेम डीएनए. हमारे सारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज द सेम. मेरा स्किन के सेल का डीएनए, मेरे मसल सेल का डीएनए, मेरे हार्ट सेल का डीएनए, सारे सेल्स का डीएनए इज सेम. देन व्हाई इज इट कि हमारे पास कुछ सेल्स में पर्टिकुलर प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, कुछ सेल्स में वो प्रोटीन्स नहीं बन रहे होते बल्कि डिफरेंट बन रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हाई इज इट कि हमारे पास बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बना रहे हैं? कोई चीज कंट्रोल कर रही है ना एक्सप्रेशन को. हमारी बॉडी के सारे सेल्स इंसुलिन क्यों नहीं बना रहे जब सारे सेल्स के पास इंसुलिन की जीन है? हमारे बॉडी के सारे सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स क्यों नहीं बना रहे और वो हमारे न्यूरॉन्स ही क्यों बना रहे हैं? So there is something which is being controlled in our gene expression. कोई चीज है जो इस gene expression को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है. So a cell has the ability to control the rate of transcription of a gene. It can determine when a gene should undergo transcription and to what extent. ना सिर्फ वो ये डिटरमाइन करता है कि ट्रांसक्रिप्शन किस जीन की होनी चाहिए, बल्कि वो ये भी देखता है कि कितनी ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम इंसुलिन की ही मिसाल ले लेते हैं. इंसुलिन की जीन कहाँ पे ट्रांसक्राइब हो रही होती है? खाली हमारे बीटा सेल्स में इंसुलिन की जीन ट्रांसक्राइब हो रही होती है. बट हमारे पास जब लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होती है, हमारा जब क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉरी सॉरी हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन. हमारे पास जब हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होती है और इंसुलिन को रिलीज करना होता है ताकि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, तो तब हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं वो ज्यादा इंसुलिन बना रहे होंगे. सो एक तो बीटा सेल के पास ये क्या कहते हैं एबिलिटी है कि वो इंसुलिन की जीन को ट्रांसक्राइब कर सकता है. इंसुलिन के जीन का एक्सप्रेशन बीटा सेल्स में ही हो सकता है. बट हमारे पास बीटा सेल्स उस ट्रांसक्रिप्शन रेट को कम या ज्यादा भी कर सकता है. इंसुलिन ज्यादा कब ट्रांसक्राइब हो रही होगी हमारे बीटा सेल्स में? जब हमारे पास ये सिग्नल आएगा बीटा सेल्स को कि बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हो गई है और इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए, तो तब बीटा सेल्स अपना ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ द इंसुलिन जीन बढ़ा देंगे.
So a cell does not only have the ability to control which gene to transcribe and which gene to not transcribe, बल्कि वो ये भी कंट्रोल कर सकता है कि कितनी ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए एक जीन की और कितनी कम ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए एक जीन की. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? सो जीन एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जीन एक्सप्रेशन में हमारे पास जब हम कहते हैं ना कि जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस इज अ रेगुलेटेड प्रोसेस, इट इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, तो हमारे पास उस रेगुलेशन में दो चीजें आ जाती हैं. वेदर अ सेल वुड ट्रांसक्राइब अ जीन और नॉट, ये आ जाता है. एंड इफ अ सेल कैन ट्रांसक्राइब अ जीन, तो कितना वो ट्रांसक्राइब करे उसका रेट को भी वो कंट्रोल कर सकता है. आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो क्वेश्चन हमारे पास दो होते हैं. कैन अ सेल ट्रांसक्राइब? इसका आंसर भी हमें जीन एक्सप्रेशन बताता है. अगर एक पर्टिकुलर जीन एक सेल में ट्रांसक्रिप्शन अंडरगो कर रही है, सो यस इट कैन एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर जीन. तो अगर हमारे पास यस दैट सेल कैन ट्रांसक्राइब अ पर्टिकुलर जीन, तो फिर हमारे पास उस सेल के पास ये कंट्रोल भी होता है वेदर ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो या उस जीन की कम ट्रांसक्रिप्शन हो, डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. दिस इज बेसिकली gene control. Transcription is basically the conversion of a gene into an mRNA. इसको याद करने का तरीका ये होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में ट्रांस का जो वर्ड है वो कॉमन है, बट अगर उसके आगे की बात करें तो हमारे पास ट्रांस के बाद सी आ रहा है. अल्फाबेटिकली सी कम फर्स्ट, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है. अल्फाबेटिकली एल कम्स लेटर, तो हमारे पास जो लेटर स्टेप होता है दैट इज ट्रांसलेशन. लेशन में लेट आता है तो लेशन इज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस लेटर. अच्छा, जीन एक्सप्रेशन हमें समझ आ गया कि जीन हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो जीन एक्सप्रेस भी हो रही होती है. हमारे पास ये चीज वो सेल को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है अपॉन सर्टेन फैक्टर्स कि वो जीन ट्रांसक्राइब होगी कि नहीं होगी, और अगर जीन ट्रांसक्राइब होनी है तो फिर कितनी होनी है ना. हमारे पास दो तरह की जीन्स होती हैं, लाइक दो कैटेगरीज ऑफ जीन्स होती हैं. हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं और रेगुलेटरी जीन्स होती हैं ना. हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, they code for proteins which have a functional role. For example, हमारे पास the gene for insulin is coding for insulin protein and that insulin protein has a functional role. उसका काम होता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन करवाना. हमारे पास क्या कहती हैं अपरेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इनटेक बढ़ा देना सेल्स के अंदर ताकि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलाइज हो जाए. अगर हम एडीएच की जीन की बात करें तो हमारे पास एडीएच को जो जीन ट्रांसक्राइब कर रही होगी उसका वो एडीएच बना रही है. एडीएच का एक फंक्शनल रोल है क्या, कि हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको मॉनिटर करना. या हमारे पास कोई भी एंजाइम्स अगर बन रही हैं, फॉर एग्जांपल इफ अ जीन इज कोडिंग फॉर एन एंजाइम, एंजाइम हैज अ फंक्शनल रोल, वो कैटालिसिस करा रहा होता है. तो हमारे पास जो फंक्शनल रोल सर्व कर रहे हैं प्रोटीन्स इन अ सेल, उन प्रोटीन्स को कोड करने वाली जो जीन्स होती है उनको हम स्ट्रक्चरल जीन्स बुलाते हैं. So structural genes are those genes which are coding for such proteins which have a functional role in the cell. वो सेल में कोई फंक्शन या चलो सेल के बाहर भी कोई फंक्शन प्ले कर रही हैं. रेगुलेटरी जीन्स कैसे प्रोटीन्स बनाती हैं? रेगुलेटरी जीन्स ऐसे प्रोटीन्स बनाती हैं दैट अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स. अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुनने में मुश्किल लगता है क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन्स हम एएस से देखते आ रहे हैं कि जो भी जीन ऐसा प्रोटीन बना रही होगी जिस प्रोटीन का कोई फंक्शनल रोल होगा, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की जो जीन है या हमारे पास क्या कहते हैं मायोग्लोबिन की जीन हो गई, एंजाइम्स की जीन हो गई, ये ऐसे प्रोटीन्स बना रही हैं जो कि कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सेल्यूलर मैकेनिज्म में. ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं प्रोटीन्स. रेगुलेटरी जीन्स के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो होते तो प्रोटीन्स है, but those proteins have a specific purpose and that purpose is to control the gene expression of other genes. Regulatory genes ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन.
यानी कि रेगुलेटरी जीन से बनने वाले प्रोटीन्स हमारे जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल को मॉनिटर कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स और रेगुलेटरी जीन्स क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? यस अमर? रेगुलेटरी जीन्स क्लियर? ओके। जीन क्या होती है? जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड बनाती है, प्रोटीन बनाती है। रेगुलेटरी जीन्स के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो किसी और जीन का या बाकी जीन्स का जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है? यानी कि हो सकता है अगर ये प्रोटीन बने तो कोई और जीन है, लेट से जीन एक्स, और हमारे पास जीन ए से एक प्रोटीन ए बना। अब जो ये प्रोटीन ए है, इट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन, क्योंकि रेगुलेटरी जीन बना रही है इस प्रोटीन को। इज फॉर्म्ड बाय अ रेगुलेटरी जीन। कि जो प्रोटीन ए है हमारे पास, क्या कहते हैं, दिस कैन डिसाइड वेदर जीन एक्स वुड गेट ट्रांसक्राइब और नॉट। अगर एक प्रोटीन ये डिसाइड कर रहा है कि कोई और सी जीन ट्रांसक्राइब होगी, एक्सप्रेस होगी, ऐसे प्रोटीन को हम रेगुलेटरी प्रोटीन बुलाते हैं। और रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने वाली जीन को हम रेगुलेटरी जीन बुलाते हैं। So regulatory genes code for regulatory proteins which regulate our expression of structural genes. जीन एक्स एक ऐसी जीन है जिसका जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है प्रोटीन ए पर। ठीक है? So a regulatory gene is making a regulatory protein. Regulatory proteins are essential to regulate your gene expression. बाकी जीन के एक्सप्रेशन को अगर ये प्रोटीन इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि जीन एक्स की ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन, तो वो प्रोटीन क्या होगा? रेगुलेटरी प्रोटीन होगा, क्योंकि वो इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने वाली जीन्स को हम रेगुलेटरी जीन्स बुलाते हैं। यस रायमा? बस लेकिन जो जीन्स है वो कंट्रोल करती है ना प्रोटीन का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्रोटीन इज कंट्रोलिंग अ जीन लाइक बी एक्सप्रेस्ड और नॉट। हमारे पास जो जीन्स होती हैं, दे बेसिकली कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है? जीन का काम होता है पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करना। जीन ए ने एक यस। पॉलीपेप्टाइड बनाया या एक प्रोटीन बनाया। जो ये प्रोटीन बना है, ये एक ऐसा प्रोटीन है which can decide whether another gene would be coded for or it would not be coded for. So ये जो जीन है रेगुलेटरी जीन, वो एक प्रोटीन ही बना रही है। रेगुलेटरी जीन इज मेकिंग अ रेगुलेटरी जीन, सॉरी रेगुलेटरी प्रोटीन। ये रेगुलेटरी प्रोटीन कंट्रोल कर सकता है किसी और जीन के एक्सप्रेशन को। So if a gene is making regulatory proteins which are responsible or which influence the gene expression of other genes, ऐसी जीन्स को हम रेगुलेटरी जीन्स बनाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या करते हैं? बाकी जीन्स का, स्ट्रक्चरल जीन्स का जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करते हैं। यस राइमा, इट वुड बी अ स्ट्रक्चरल जीन। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अमार क्लियर हो गया? रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं, वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन। तो फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा जी, regulatory gene makes regulatory protein. The regulatory protein can control the expression of another gene. Yes. Transcription factors क्या होता है? Transcription factors are proteins, ठीक है, that control or decide the transcription of other genes. ये स्टेटमेंट सुन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होने चाहिए? रेगुलेटरी प्रोटीन्स होने चाहिए या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होने चाहिए? So these are the proteins.
So transcription factors are controlling the transcription of other genes. So थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं दूसरी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं या नहीं है? They are regulatory proteins. Very good. So हमारे पास transcription factors are the classic examples of regulatory proteins. So ये क्या है? ये हमारे पास regulatory proteins हैं. क्यों है ये regulatory proteins? Because they're controlling the transcription or the gene expression of other genes. हमारे पास transcription factors क्या कर सकते हैं? They can increase the rate of transcription or they could decrease the rate of transcription of a gene. अगर हमारे पास कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, तो उनको हम एक्टिवेटर्स भी बुला सकते हैं. उनको हम एक्टिवेटर्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ा रहे हैं. So the transcription proteins which increase the rate of transcription are known as activators, and those transcription factors which decrease the rate of transcription, they are known as repressors. वो रोक रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? यप, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स. उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो जीन्स कोड कर रही होंगी वो रेगुलेटरी जीन्स होंगे. सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स व्हिच आर कोडेड बाय रेगुलेटरी जीन्स. ये रिलेशनशिप समझ आ गई कि हमारे जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं ना, जो बाकी एंजाइम्स की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाने वाली जीन्स को हम लोग रेगुलेटरी जीन्स बुलाते हैं. ठीक है? So it's like this. Regulatory genes make regulatory proteins. रेगुलेटरी जीन्स कौन सी होती हैं सनिया? रेगुलेटरी जीन्स वो होती हैं जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स बना रही होती हैं. ठीक है? So regulatory genes are those genes which code for regulatory proteins. ये समझ आया? Now regulatory proteins क्या होते हैं? Regulatory proteins control the gene expression, or you can say the transcription of other genes. ठीक है? अब क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? यस मिशाल. हमारे पास रेगुलेटरी जीन्स कोड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. यस सनी, आपको भी क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स. सही है? सो रेगुलेटरी जीन्स आर कोडिंग फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. Transcription factors are basically proteins which bind to DNA and control the expression of other genes. वो transcription factors जो transcription को बढ़ा रहे होते हैं वो activators होती हैं. जो transcription को कम कर रहे होते हैं वो repressors होते हैं. Okay. Now let's understand this concept from the example of लैक ओपेरॉन. हमारे पास प्रोकैरियोट्स में किस तरह से जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट हो रहा होता है उसकी हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं पर्टिकुलरली. सो हमारे पास बैक्टीरिया है. दिस इज बेसिकली लेट्स से योर ई कोलाई बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के पास क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है. नाउ अगर इस सर्कुलर डीएनए का मैं एक स्पेसिफिक सेक्शन लूं और इसको जूम आउट करूं, ये कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन मैंने लिया है? एक ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन लिया है जिसमें वो जीन्स प्रेजेंट होंगी जो कंट्रोल करती हैं बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज
मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज एक शुगर होती है। इट इज अ डाइसैकेराइड। ये बनी होती है हमारी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ना। हमारे पास E. coli bacteria have genes which would be coding for enzymes responsible for lactose metabolism. और वो जीन जो कि हमारे पास लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिकली हमारे पास होती हैं लैक वाई। तो लैक और लैक वाई जीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब हमारे पास इन्हीं के साथ कंटिन्यूएशन में एक लैक ए जीन भी होती है जिसका कोई कनेक्शन है नहीं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से। बट सवाल ये है कि हम इनको एक साथ क्यों लिखते हैं, लैक वाई लैक ए को हम एक साथ क्यों लिखते हैं? इट इज बिकॉज हमारे पास ये तीनों जीन्स जो है ना, ऑल थ्री ऑफ दीज जीन्स दे शेयर द सेम प्रोमोटर। ये जो मैं ऑरेंज सेक्शन बना रही हूँ ना, दिस लेट्स से इज द प्रोमोटर साइट। अब हमारे पास जल्दी से हम एएस कॉल करते हैं। एएस में हम क्या पढ़ते थे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, दैट हमारे पास बेसिकली जब आरएनए पॉलीमरेज, लेट मी ड्रॉ आरएनए पॉलीमरेज ओवर हियर, आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटर से बाइंड करती है तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। इज दैट करेक्ट? प्रोमोटर से जब आरएनए बाइंड करेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी ना। हमारे पास अगर इन तीनों जीन्स का एक कॉमन प्रोमोटर है, लैक जी लैक वाई लैक ए, दे ऑल शेयर अ कॉमन प्रोमोटर, इस पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हुआ। सो मेरे पास व्हेन दिस आरएनए पॉलीमरेज वुड मूव अक्रॉस दिस सेक्शन ऑफ द डीएनए, हमारे पास ये तीनों जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे। इज दैट करेक्ट? क्योंकि इनका प्रोमोटर सेम है। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एक घर है और उस घर में तीन पोर्शंस हैं, लेकिन उन तीन पोर्शंस का एक ही गेट है। सो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो या ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, आप एक ही गेट से एंटर करोगे, एक ही गेट खोलेगा। सो इन तीनों जीन्स का एक ही गेट है, they're all sharing a common promoter. So if RNA polymerase binds to this promoter which is shared by these three genes, तो हमारे पास इन तीनों जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी। लैगजी अपना एमआरएनए बनाएगी तो उसका एक यूनिक एमआरएनए होगा, इसको एमआरएनए जी कह देता है। लैक वाई अपना एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए वाई, और लैक ए अपना एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए ए। तो हमारे पास क्या कहती हैं, जब भी प्रोमोटर से, जो कि इनका कॉमन प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर से जब भी आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होगी और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगी तो तीनों जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन वुड टेक प्लेस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जीन्स हैं ये क्या बना रही है, ये कौन से प्रोटीन्स बना रही है। अगर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रोटीन्स बना रही है तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे वेदर दे आर स्ट्रक्चरल जीन्स और वेदर दे आर रेगुलेटरी जीन्स। For our syllabus, we are concerned with LAC-Z and LAC-Y only because they are only responsible for the lactose metabolism. बट मैं LAC-A का भी बता दूंगी, ऑल्दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा जी, LAC-Z जीन कोड्स, बल्कि मैं नीचे क्लियरली लिख देती हूँ, LAC-Z codes for the enzyme beta galactosidase. So LAC-Z coding for an enzyme beta galactosidase. Now, beta galactosidase is an enzyme responsible to convert lactose into glucose and galactose. So from this information, can you guys tell me whether the LAC-Z gene is a regulatory gene or is it a structural gene? It is coding for an enzyme which is responsible to convert lactose into glucose and galactose. Acha. For those of you who are saying regulatory gene and for those of you who are saying
स्ट्रक्चरल जीन्स, आई वांट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्यों लग रहा है कि लैक जी स्ट्रक्चरल जीन है, क्यों लग रहा है लैक जी रेगुलेटरी जीन है? ओके, सो structural cause, it makes an enzyme, it has a functional role. Regulatory, as it codes for another gene that converts lactose to glucose and galactose. होता है हमारे पास lacZ gene is making an enzyme. lacZ gene is making an enzyme. It's not making another protein which is coding for another क्या कहते हैं thing. राइमा, हमारे पास रेगुलेटरी जीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स का काम होता है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। हमारे पास जो हमारी लैक जी जीन है, दैट इज मेकिंग अ प्रोटीन कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। इसका फंक्शन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना नहीं है। So because the LAC-Z gene is coding for a protein responsible for lactose hydrolysis, LAC-Z gene is a structural gene. ठीक है? क्लियर हो गया सबको? No, 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 no. हमारे पास LAC-Z gene is coding for an enzyme, and that enzyme is responsible for lactose hydrolysis. ठीक है? Perfect. So हमें LAC-Z का समझ आ गया that LAC-Z and gene is coding for the enzyme beta galactosidase, which basically is responsible for the conversion of lactose into glucose and galactose. इसको मैं ना, अब हम आ जाते हैं LAC-Y gene पर। Now LAC-Y gene codes for an enzyme lactose permease। ये lactose permease क्या करती है? Increases the permeability of the cell to lactose। अगर हमारे पास environment में ज्यादा lactose है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया और उसके इर्द गिर्द जो लैक्टोज कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, सो हमें लैक्टोज इनटेक बढ़ाना है बैक्टीरिया का। लैक्टोज इनटेक बढ़ाने के लिए वी नीड टू मेक द बैक्टीरिया मोर permeable to lactose. For that, an enzyme should be made, which is known as the lactose permease enzyme, which would increase the permeability of the cell to lactose, resulting in greater lactose uptake by the bacteria. So in this case, can you guys tell me LAC-Y gene is a structural gene or a regulatory gene? It is a structural gene. Very good. So this is a structural gene and this is a structural gene. Okay. LAC-Y gene क्या करती है? LAC-Y gene is coding for an enzyme lactose permease. Lactose permease enzyme एक ऐसी enzyme है which would increase the cell's permeability to lactose. हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अगर एक ऐसी इन्वायरमेंट में है जहां लैक्टोज ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जो उसका ग्रोथ मीडियम है या उसका जो ग्रोथ एरिया है उस एरिया में लैक्टोज ज्यादा है, लैक्टोज ज्यादा है, सो वी वांट कि ये बैक्टीरिया ज्यादा लैक्टोज अंदर ले, ताकि ज्यादा लैक्टोज अंदर आएगी तो ज्यादा लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा। ज्यादा लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमारे पास हमारे मोनोसैकेराइड्स आएंगे जो कि बैक्टीरिया यूज करेगा फॉर रेस्पिरेशन या अपनी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बनाने के लिए। सो अगर एनवायरमेंट में ज्यादा लैक्टोज है, वी वांट कि वो लैक्टोज ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया अपने अंदर ले, उसका अपटेक बढ़ जाए। उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होती है लैक्टोज परमीज। लैक्टोज परमीज अगर कोड हो रही है तो हमारे पास इट वुड इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल टू लैक्टोज, जिसकी वजह से ज्यादा लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर आ सकेगी। इज दिस क्लियर? हमारा राहिमा? Okay. So this makes the LAC-Y gene a structural gene.
अपटेक के बाद क्या होगा? अपटेक के बाद हमारे पास जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो साथ साथ बन रही है, वो उस लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगी इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ये दोनों एंजाइम साथ बनती हैं। लैक्टोज पेरमियस बनेगी। लैक्टोज पेरमियस बाहर से लैक्टोज ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ लाएगी। जब लैक्टोज अंदर आ जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो हमारे पास जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो भी तो साथ में बन रही थी, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपकी लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देगी इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। Yes, one increases the permeability of the cell to lactose. Once the lactose is inside, the other enzyme, which is your beta galactosidase, it would hydrolyze that enzyme. ठीक है, perfect. नहीं मतलब ये साथ बन रही होती है ना, साथ साथ साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा होता है, एक साथ बन रही होंगी ना। देखो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी लैग जी लैग वाई लैग ए की, उनके एमआरएनएस बनेंगे, वो जाके बाइंड करेंगे राइबोसोम्स पे, राइबोसोम्स पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी, फिर हमारे पास प्रोटीन फोल्डिंग होगी, फिर एंजाइम बनेगी ना। ये दोनों एंजाइम्स बन गई। एक एंजाइम क्या काम करिए, एक एंजाइम बाहर से लैक्टोज अंदर ला रही है, दूसरी एंजाइम वो जो अंदर लैक्टोज आ रहा है उसको हाइड्रोलाइज करिए। ठीक है, इट्स अ साइमल्टेनियसली हैपनिंग प्रोसेस। नाउ या रेगुलेटरी जीन इज लाइक अ स्विच दैट कंट्रोल्स अदर जीन्स, बट अभी हमने इसके रेगुलेटरी की बात नहीं की, अभी हम रेगुलेटरी जीन्स पर आएंगे, अभी हमने खाली स्ट्रक्चरल जीन्स देखी है। अच्छा, लैक ए इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल जीन एंड इट ऑल्सो इज मेकिंग एन एंजाइम। ठीक है, बट हमारे पास क्या कहती हैं, उस एंजाइम का कोई ताल्लुक नहीं होता लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से, उस एंजाइम का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे सिलेबस से। और उस एंजाइम का एक्चुअली फंक्शन भी अभी तक क्लियर है नहीं कि लैक ए से जो हमारी एंजाइम बन रही होती है वो क्या कर रही होती है। बट ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं, ये तीनों चीजें एंजाइम को कोड कर रही हैं। एंजाइम हमारे पास मेटाबॉलिज्म में काम कर रही है, सो लैक जी लैक वाई लैक ए, they are basically all three of them are what they are your structural genes. अब आई एम अज्यूमिंग इन एग्जांपल्स को देख के थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चरल जीन्स और रेगुलेटरी जीन्स समझ आने लग गया होगा। आर वी कूल अभी तक? गुड। अच्छा, मेरे पास अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज है, सिर्फ तभी हमारे पास क्या, अच्छा एक और चीज, मैं एक चीज मिस कर गई, हमारे पास ओपेरॉन क्या होता है? इफ a segment of DNA or if multiple genes share a common promoter, तो उस सेक्शन को हम ओपेरॉन बुलाते हैं। तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि इन सबका प्रोमोटर है, बट मैंने ओपेरॉन का वर्ड यूज नहीं किया था। ओपेरॉन इज बेसिकली दैट लेंथ ऑफ द डीएनए, दैट सेक्शन ऑफ द डीएनए जहां पर हमारी जो जीन्स हैं उनका जो प्रोमोटर है वो सेम है। सो दिस एंटायर थिंग इज एन ओपेरॉन। व्हाई इज इट एन ओपेरॉन? मल्टीपल जीन्स शेयर द सेम प्रोमोटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि लैक ओपेरॉन का नाम लैक ओपेरॉन क्यों है, क्योंकि लैक जी लैक वाई लैक ए ऑल शेयर अ कॉमन प्रमोटर, तो इसको कलेक्टिवली हम एक लैक ओपेरॉन बुला रहे होता है। दिस इज फॉर बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। ओके, नाउ हमारे पास, आई वांट यू ऑल टू आंसर मी दिस, डू यू गाइस थिंक कि हमारे पास लैक जी और लैक वाई जो कि क्या बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक्टोस्पेरमेज, क्या ये हर वक्त बनती रहनी चाहिए ये दोनों एंजाइम्स, या सिर्फ तब बनती रहनी चाहिए जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट हो? Should the transcription of LAC-Z and LAC-Y, should it be a continuous process, or whether it should be a controlled process and it should only be triggered in the presence of lactose? Right, जब हमारे पास lactose present हो, यानी कि एक सिचुएशन हो तभी ये हमारी जीन्स बने, वरना ना बने, है ना। तो कोई ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जो हमारे इन तीन जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। डू यू ऑल अग्री कि देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लैक जी लैक वाई लैक ए? अच्छा, perfect. So there has to be some regulatory gene, there has to be some regulatory protein. अच्छा, हमारे पास लैक ओपेरॉन ना ये वाला पार्ट है, लैक जी लैक वाई लैक ए वाला पार्ट इज द लैक ओपेरॉन। ठीक है ना, इस लैक ओपेरॉन से थोड़ा ही दूर हमारे पास एक जीन होती है, लैक ओपेरॉन खाली ये है जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है ना, खाली वो पार्ट लैक ओपेरॉन है। इस लैक ओपेरॉन से थोड़ा ही दूर हमारे पास क्या कहते हैं, एक और जीन होती है,
ठीक है, बल्कि मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, रेड कलर यूज कर लेती हूँ। और उस जीन को हम क्या बुलाते हैं? उस जीन को हम बुलाते हैं आई जीन। ठीक है, आई जीन बुलाते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द लैक ओपरॉन, लैक ओपरॉन से थोड़ा ही दूर है। ठीक है, पिंक यूज करूं? ओके, लेट मी यूज पिंक। ठीक है ना, हमारे पास आई जीन जो है वो लैक ओपरॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन लैक ओपरॉन से थोड़ा ही दूर है ना। दिस आई जीन इज बेसिकली डूइंग व्हाट? ये हमारे पास कोड कर रही है एक रिप्रेसर प्रोटीन को। दिस आई जीन कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बन गया। ये रिप्रेसर प्रोटीन की मैं शक्ल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज अ रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आरपी। अब कैन यू सी, इस रिप्रेसर प्रोटीन की दो बाइंडिंग साइट्स हैं। एक ये वाली बाइंडिंग साइट है और एक नीचे एक बाइंडिंग साइट मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। तो अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन है तो इसको मैं सिनोनिमसली क्या बुला सकती हूँ? ये कैसा प्रोटीन होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या समझ आ रहा है रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से? ओह यस, इट डज लुक लाइक अ तुच्छ। इट स्टॉप्स द एक्सप्रेशन, बिकॉज रिप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेशन को रोक रहा है। सो अगर ये एक्सप्रेशन को रोक रहा है तो ये हमारे पास एक किस्म का रेगुलेटरी प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। कैन वी से दैट इट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन और इज इट अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? So it is a regulatory protein slash transcription factor. मिस, जो जी, प्रोमोटर है उससे पहले देयर इज अ जीन व्हिच इज नेम्ड आई, और वो कोड करिए रिप्रेसर प्रोटीन को। हमारे पास हर जीन के सेक्शन का एक अपना प्रमोटर होता है, राइट? तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो जीन का एक ये इतना सारा जो सेक्शन है ना, इसका ये प्रमोटर। अब यूजुअली क्या होता है, एक जीन का एक प्रमोटर होता है। ओपरॉन्स हमारे पास वो सेक्शन ऑफ डीएनए होते हैं जहां पे मल्टीपल जीन्स शेयर अ कॉमन प्रमोटर। हमारे पास एक डीएनए में बहुत सारी प्रमोटर साइट्स होंगी, बिकॉज अगर एक ही प्रमोटर होता तो हमारे पास अगर एक दफा ट्रांसक्रिप्शन होती तो सारी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती। सो हर जीन का अपना एक यूनिक प्रमोटर होता है, या अगर कुछ जीन्स एक ही प्रमोटर को शेयर कर रही होती है तो उनको हम ओपरॉन बुला रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये लैक ओपरॉन है, ये इसका प्रोमोटर है। डेफिनेटली और भी बहुत सारी जीन्स होंगी डीएनए में अपने अपने प्रोमोटर्स के साथ। आई जीन का भी प्रोमोटर होगा, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, आई जीन का भी प्रोमोटर है। हाँ, द पी इज फॉर द प्रोमोटर। ना, हमारे पास आई जीन का प्रोमोटर से आई जीन ट्रांसक्राइब हो रही होगी। आई जीन जब ट्रांसक्राइब हो रही होगी, आई इज अ जीन ना, आई जीन नाम है उसका, आई जीन। दिस इज हाउ यू राइट इट, आई जीन। ठीक है, तो हमारे पास आई जीन ट्रांसक्राइब हुई, ट्रांसलेट हुई और उसने एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, आई जीन 16। यस, सो हमारे पास जो ये आई जीन है इसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन इज कोडिंग फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन ना। आई जीन इज ट्रांसक्राइबिंग एंड ट्रांसलेटिंग इनटू अ रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, सो आई जीन कोड्स फॉर योर रिप्रेसर प्रोटीन। अब हमारे पास, कैन यू ऑल सी कि मैंने बीच में जो मैंने ओलैक ओपेरॉन बनाया था उसमें एक सेक्शन है जो बिल्कुल एक खाली सा सेक्शन है जिसको मैंने अभी तक लेबल नहीं किया। कैन यू ऑल सी दैट? यस, आयोडीन इज अ रेगुलेटरी जीन हमारा। उस सेक्शन को हम बुलाते हैं ऑपरेटर, जिसको मैं लिख देती हूँ उसे। ठीक है ना, अब ये क्या मैंने नई चीज ऐड कर दी आप लोगों की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए? अब देखो, हमारे पास जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना था इसकी दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। वन बाइंडिंग साइट is for the operator, and I want you all to pay attention over here क्योंकि ये concept is actually the most integral part of lac operon. This binding site binds with the operator section. ठीक है ना, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ
और मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ। ये जीन आके खड़ी हो गई ऑपरेटर पे। अगर ये ऑपरेटर पे आके खड़ी हुई है, ये इस तरह से खड़ी होती है कि हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग साइट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑपरेटर सेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारे पास बाइंडिंग साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑपरेटर सेक्शन। ऑपरेटर इज बिल्कुल प्रोमोटर के साथ चिपका हुआ है। नाउ प्रोमोटर पे अगर आरएनए पॉलीमरेज लग भी जाती है ओपेरॉन के, क्या वो आगे बढ़ के इन तीन जीन्स को कोड कर पाएगी इफ अ रिप्रेसिव प्रोटीन इज अटैच टू द ऑपरेटर साइट? सबको समझ आ रहा है कहानी किस मोड़ पे जा रही है? अगर एक रिप्रेसिव प्रोटीन बाइंड कर जाएगा लैक ओपेरॉन की ऑपरेटर वाले साइड पे, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर। हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पा रहा तो हमारे पास ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगी, ना हमारे पास लैक्टोज पेरमिएज बनेगी। हाँ, हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन का जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं दैट ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर। हमारे पास जीन एक्सप्रेशन में, सॉरी, हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें हमारे पास जीन का एक प्रोमोटर एंड होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है, और एक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेटर एंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर एंड, वो एंड पॉइंट होता है। सो promoter is the starting point of a transcription to start of a gene, and transcription terminator is basically the end point of the gene जहां पे आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाती है। सो आरएनए पॉलीमरेज लगती ही प्रोमोटर पे है, और वो डिटैच कहां पर होती है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट पे। ये सब आप अपने एएस में पढ़ के आए हो ना। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड कर गई, बट आगे एक बैरियर है, आगे एक हर्डल है, समाज की दीवार है कि नहीं भाई आप इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते, आप नहीं पहुंच सकते लैग जी लैग वाई लैग ए तक। लैग जी लैग वाई लैग ए तक आप नहीं पहुंच सकते, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनती, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रही, आपकी लैक्टोज प्रमेज नहीं बन रही। ठीक है, ये सिचुएशन कब होती है? ये सिचुएशन तब होती है व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट। लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास रिप्रेसिव प्रोटीन क्या करता है? वो जाके बोलता है भाई जरूरत नहीं है, तुम लोग क्यों बना रहे हो बिला वजह एंजाइम्स, वी डू नॉट नीड इट, बस कर दो, और वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, the repressor protein would bind to the operator site and stop the transcription of LAGZ, LAC-Y, LAC-A. Are you all with me? ठीक है। नाउ हमारे पास लेट से अब लैक्टोज आ गई है, लैक्टोज का इन्फेक्ट शुरू हो गया, या हम क्या कहते हैं, लैक्टोज रिच एनवायरनमेंट में आ गए हैं। ठीक है, अब लैक्टोज आ गई है तो हमारे पास एक लैक्टोज बाइंडिंग साइट है, दिस इज योर लैक्टोज बाइंडिंग साइट। अब लैक्टोज आ गई है सिस्टम में और लैक्टोज बाइंड कर गई है अपनी लैक्टोज बाइंडिंग साइट के साथ। जैसे ही लैक्टोज बाइंडिंग साइट से बाइंड करती है लैक्टोज, हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन हट जाता है, हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन फौरन से गायब हो जाता है। अच्छा भाई, सवाल पैदा होता है कि क्यों गायब हो गया, ऐसा क्या कमाल कर दिया लैक्टोज ने आकर? तो हमारे पास जब लैक्टोज आकर बाइंड करती है ना, अब थोड़ा सा आप लोगों को अपना एएस डेजा वू होगा, नहीं जादू नहीं हो रहा है, जादू हो रहा है, इस जादू के पीछे की साइंस समझा रही हूँ मैं। ये जादू इसलिए हुआ, एलोस्टेरिक इफेक्ट याद है एएस से? एलोस्टेरिक इफेक्ट क्या होता था कि जब भी हमारे पास वो आता था, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता था एलोस्टेरिक साइट से, शेप चेंज हो जाती थी एक्टिव साइट की। शेप चेंज हो जाती थी एक्टिव साइट की, तो हमारे पास इट वाज नो लॉन्गर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। यही होता था कि हमारे पास जब एलोस्टेरिक साइट से हमारा सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता था, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती थी एंड तब हमारे पास ईएस कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन पाता था। एग्जैक्टली वो यहाँ पर हुआ है। जैसे ही लैक्टोज आकर बाइंड किया रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रोटीन की शेप में कॉन्फर्मेशनल चेंज आया। जब वो चेंज आया तो अब हमारे पास जो शेप हो गया है ना हमारे रेप्रेसर प्रोटीन का, इट इज नो लॉन्गर कॉम्प्लीमेंट्री टू दी ऑपरेटर, वो ऑपरेटर से डिटैच हुआ, लैक ओपरॉन का दरवाजा खुल गया,
हमारा ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो गई लैक जी लैक वाई लैक ए की, हमारी एंजाइम्स बनना शुरू हो गई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड लैक्टोज परमीज. सो हमारे पास बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर इन दिस पूरी कहानी. कहानी समझ आ गई है? तो सारी गेम है रिप्रेसर प्रोटीन की. रिप्रेसर प्रोटीन अगर लगा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. रिप्रेसर प्रोटीन अगर नहीं लगा हुआ ट्रांसक्रिप्शन होगी. ट्रांसक्रिप्शन कब होगी? जब सिस्टम में लैक्टोज होगा. ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास कब नहीं हो रही होगी? जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं होगा. When we need lactose hydrolysis, then only the repressor protein is removed. Yes. Any questions about this kahani? Yeah, the hero was lactose. नहीं, हमारे पास ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है सनिया. हमारे पास एमआरएनए साथ बनेंगे, ठीक है, एमआरएनए बाहर डिफ्यूज होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा. सो इट्स नॉट लाइक दिस हैपेंड फर्स्ट एंड दैट हैपेंड नेक्स्ट. इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. या द रिप्रेसर प्रोटीन वाज द समाज की दीवार इन दिस केस सिनेरियो. ठीक है, समझ आ गया? Gene expression in prokaryotes. Any questions about this? Oh my God, Michelle, you don't know what a Samaj ki Diwar is. That is, you're missing up on life. You're missing up on memes. Yeah, kebab mein haddi, basically. When the society isn't letting you do what you want to do. हाँ, कभी कभार विलन्स ही हीरो होते हैं हमारे कुछ स्टोरीज में. सो रिप्रेसर प्रोटीन कर तो फायदा रही है, सिस्टम का एनर्जी सेव कर रही है, एटीपी सेव कर रही है, बट हमारे पास क्या कहते हैं, उस जीन को एहसास नहीं हो रहा कि कितना अहम काम कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन. सो रिप्रेसर प्रोटीन विलेन होते हुए भी हीरो है अगर देखा जाए तो. ग्रे कैरेक्टर है बेचारा, मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है रिप्रेसर प्रोटीन. जस्टिस फॉर रिप्रेसर प्रोटीन.